आज हम लोग उपस्थित हैं इवोल्यूशन यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात करने के लिए। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थियरी अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन थियरीज, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट में सबसे पहले ये बात दी गई है। और इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस किस तरह की थ्योरियां दी। आइए देखें, यहाँ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म ए थियरी, कि इस पृथ्वी पर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इस बात को कौन कौन सी थ्योरियां एक्सप्लेन करती हैं। आप हमारे फिगर से भी देख रहे होंगे कि देखिए लाइफ किस तरह इवॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं। ये इवोल्यूशन की कुछ बातें हैं जो आप समझ भी रहे होंगे और मैं धीरे धीरे आगे आपको बताऊंगा। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग थ्योरियों के बारे में जानते हैं कि इवोल्यूशन में किन किन वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन है और उनकी थ्योरियां क्या कहती हैं। इवोल्यूशन थियरीज, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रमुख थ्योरियों को हमने लिया है। पहला कहता है क्या, क्रिएटनिज्म, बाइबलिकल डॉक्ट्रिन, ये बाइबल से लिया हुआ है, आपके यहां भी आपके वेद से लिया हुआ है। हर जगह इवोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ कहा हुआ है। आइए देखिए ये क्या कहता है, ऑल द लिविंग स्पीसीज हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड एंड आर इम्यूटेबल। कहता है कि भगवान ने सारी जीवों को एक एक पीस बनाया और उन्हीं से सारे जीवों का आगे निर्माण हुआ। तो यह भी एक थियरी थी, यह पौराणिक थियरियां हैं। इसके बाद द फर्स्ट थियरी ऑन द नेचर इवोल्यूशन, जॉर्ज बुफन ने 1779 में इसको दिया था। और बुफन क्या कहते हैं, बुफन वाज द फर्स्ट टू implement a geological time scale and develop the idea that living being evolve constantly। ये बुफन साहब ने सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको मैंने पीछे दिन में आपको बताया है कि ईरा क्या होता है, इपोस क्या होता है, पृथ्वी कितनी दिन पहले बनी, कितने मिलियन ईयर एगो बनी और उस पर धीरे धीरे जीव आए, इस बात की व्याख्या सबसे पहले किसने करना शुरू किया, जॉर्ज बुफन ने। और जॉर्ज बुफन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर अपना फोकस किया और उन्होंने बताया कि दैट लिविंग बीइंग इवॉल्व कॉन्स्टेंटली, लिविंग बीइंग धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। इसके बाद सबसे फेमस लैमार्किज्म, ये लैमार्किज्म की थियरी को देने वाले जीन बेप्टिस्ट डी लैमार्क, इनकी किताब है फिलोसफिक जूलॉजिक, 1809 में ये निकला। और ये इसमें क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द लैमार्क, complex form of the life comes from simple one. The environment determines the evolution of a species into another one. इन्होंने कहा कि सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ का इवोल्यूशन होता है। और ये इन्वायरमेंट के ऊपर है कि जिस तरह से इन्वायरमेंट बदलेगा उस तरह से जीव बदलते चले जाएंगे और इवॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद बात आती है डार्विनियन या डार्विनिज्म, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया और इनके लिखी हुई किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859। According to the Darwin, evolution is a succession of causal mutation, natural selection, allow the best adapted individual to survive and reproduce,
while the weakest disappear. यानी जिनके पास सर्वाइवल की क्षमता है, एडॉप्टेशन की क्षमता है, जो एडॉप्ट किए हुए हैं, जिनकी रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छा है, वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं, और वीकर जो हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। म्यूटेनिज्म, ह्यूगो डेवेरिस, कार्ल कॉरेंस, अंतस्मार्क, इन लोगों को हम लोग कहते हैं रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल लॉ। ये 1900 में ये तीनों वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स के माने जाने विद्वान मेंडल साहब के नियमों को पुनः इन लोगों ने प्रतिपादित किया, पुनः रिसर्च किया, और इन लोगों ने जो थियरी प्रपोज किया उसको कहते हैं म्यूटेटिज्म, म्यूटेनिज्म। इसमें ये तीन नाम जरूर हैं, लेकिन प्रमुखता से ह्यूगो डेवेरिस साहब ने इस थियरी को दिया था, और इसका दूसरा नाम होता है म्यूटेशन थियरी। डेवेरिस disavow evolution slowness by the claiming that mutation can be fast and sudden। कि डार्विन से उल्टा, डार्विन को इन्होंने अपोज किया। डार्विन ने कहा था कि स्लो कॉजुअल सक्सेशन ऑफ कॉजुअल म्यूटेशन, यानी स्लो रेट से धीरे धीरे ये होता है इवोल्यूशन। लेकिन ह्यूगो डेवेरिस ने कहा कि नहीं, ये म्यूटेशन इज ए सडन चेंज, अचानक परिवर्तन, उत्परिवर्तन, और वो म्यूटेशन जो है वो कॉज है इवोल्यूशन का। इसके बाद फिर नई नियो डार्विनियन या नियो डार्विनिज्म 1920 to 1950। तो नियो डार्विनिज्म क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स, पैलियोंटोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द डार्विन थ्योरी। कि डार्विन जो कह रहे थे वो पूरी बातें उनकी सही नहीं थी, और डार्विन की बातों को पुनः म्यूटेजिम आने के बाद, ह्यूगो डेवेरिस के बाद उसको मॉडिफाई किया गया, और उसे हम लोग कहा गया क्या, नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म में मेंडल की बातों को सम्मिलित किया गया। ये मेंडल ने जो कहा था वो भी इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, यानी इवोल्यूशन को जेनेटिक लेवल पर देखा। इस नियो डार्विनिज्म के बाद आज जो हम सबसे मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन को देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक थियरी, जिसको डबेनॉस्की, एस्टीबिन्स, ए.आर. फिशर इत्यादि वैज्ञानिकों ने दिया। हम लोग उस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये सिंपल सी बात आपके सामने हमने रखा कि इवोल्यूशन क्या है। इस बात को समझने के लिए ये प्रमुख लोग तीन बातें या चार बातें करिए कि इससे कोई क्रिएटिनिज्म से कोई मतलब नहीं है, और बुफॉन के भी बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लामार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेजिज्म, नियो डार्विनिज्म और सिंथेटिक थियरी। और आपकी एनसीईआरटी भी लामार्किज्म को कोई बात नहीं मानती है, वो डार्विनिज्म से शुरू होकर के मॉडर्न सिंथेटिक थियरी तक जाती है। इसलिए ये बात आज क्लियर कर लेना हम लोगों को कि डार्विनियन क्या है, लामार्किज्म क्या है, ह्यूगो डेवेरिस की म्यूटेशन थियरी क्या है, नियो डार्विनिज्म क्या है, और सिंथेटिक या मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। अगर ये बातें हमारे दिमाग में क्लियर होगी तो हमें इवोल्यूशन पढ़ने में काफी सुविधा मिलेगी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लामार्किज्म से शुरू करते हैं। ये लामार्क साहब हैं, जीन बैप्टिस्ट लामार्क। 1809 French biologist proposed that life evolve or change, explain evolution as a process of adaptation। और उन्होंने लॉ क्या दिया, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। न्यू ऑर्गन arise according to the need of an organism and their size is determined by the degree to which they are used। अब उन्होंने इसलिए यहां एक फिगर दिया गया है जिराफ का। इनके अनुसार जिराफ का गर्दन लंबा इसलिए हुआ कि जिराफ को नीड था पेड़ के बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए। तो जिराफ के इस नीड के अनुसार इसकी गर्दन की लंबाई
बढ़ती गई। ये बात है कि न्यू ऑर्गन एराइजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइज डिटरमाइंड बाय द डिग्री टू विच दे आर यूज, कि वो जितना यूज करेंगे उतना साइज बढ़ता है। ये इनकी थ्योरी थी, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, कि जिसका यूज होगा उसका इवोल्यूशन होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, जिसका नहीं यूज होगा वो घटता चला जाएगा। और उस पर उन्होंने कहा कि सांप में पहले पैर थे और सांपों ने पैर का यूज नहीं किया, इसलिए उसके पैर खत्म हो गए, क्योंकि पाइथन में, अजगर में पेक्टोरल गार्डिल और पेल्विक गार्डिल के ट्रेस देखे जाते हैं। तो उनका कहना यह था कि अगर पेक्टोरल गार्डिल और पेल्विक गार्डिल पाई जाती है तो निश्चित तौर से इसमें फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब पाया जाता रहा होगा। इन्होंने यूज नहीं किया, इसलिए ये क्या हुआ, विनष्ट हो गए। तो उसमें डिसयूज, और जिराफ ने गर्दन को यूज किया, इसलिए ये लंबा हो गया, यूज। दूसरी बात, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि उन्हीं गुणों का, मैंने बाप से बेटा में एक जनरेशन से अगले जनरेशन में उन्हीं गुणों का इनहेरिटेंस होता है, आनुवंशिकता होती है, जो क्या है, अच्छे हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षण, यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक acquired by an individual during its lifetime can be passed on its offspring। तो मान लीजिए कि गर्दन, जिराफ की गर्दन जो है सो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन ये कैरेक्टर उसके लिए एक्वायर्ड कैरेक्टर था, इसलिए जो दूसरा बच्चा जो जिराफ पैदा हुआ उसकी भी गर्दन लंबी होगी, और थोड़ा होगा, और थोड़ा होगा, और इस तरह बकरी जैसा जानवर जिराफ बन गया। ये कहना था किसका, जॉन बैप्टिस्ट लामार्क का। और ये कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि लोहार जो है अपने दाहिने हाथ से हमेशा हथौड़ा पीटता है, इसलिए लोहार के बेटे का भी दाहिने हाथ का भुजा बहुत चौड़ा होता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये जितनी भी बातें आप इन्होंने कहा उसकी एविडेंस, क्योंकि हम लोग ये जो थियरी पढ़ रहे हैं, इस थियरी को हम लोग आगे चल करके फिर साबित करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन बैप्टिस्ट लामार्क की जो थियरी आई उसका एविडेंस नहीं आया, उस थियरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंस नहीं मिले। ये जॉन बैप्टिस्ट लामार्क ने जो थियरी दिया लैमार्किज्म, इस लैमार्किज्म पर भी बाद में लोगों ने इसको सुधारा, नियो लैमार्किज्म कहा। लेकिन इसको डिस्प्रूव करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो आए वीजमैन, और वीजमैन साहब ने इसे क्या किया, डिस्प्रूव किया। थ्योरीज कंटिन्यू, अगस्त वीजमैन। अब ये क्या कहते हैं, ये दूसरे वैज्ञानिक, हेल्प टू डिस्प्रूव लैमार्क थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, conducted experiment involving the removal of the tail of mice over several generations, found that the offspring of the tailless mice did not pass on that characteristic to their offspring। वास्तव में वीजमैन के थियरी को हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थियरी। वीजमैन साहब ने चूहों को लिया और उन चूहों की पूंछ को काट लिया, और उसके बाद उस चूहों को हाइब्रिडाइज कराया, ब्रीड कराया। तो दो कटे हुए पूंछ वाले चूहों के ब्रीड करने से उनसे जो भी बच्चे पैदा हुए सब में पूंछ आया। ऐसा काम उन्होंने 20 जनरेशन तक किया, लेकिन ऐसा कोई एक चूहा नहीं पैदा हुआ जिसमें पूंछ नहीं हो। तो थ्योरी उनकी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन कट गई, क्योंकि चूहे तो 20 जनरेशन से अपने पूंछ का यूज नहीं कर रहे थे, फिर भी पूंछ आ रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, जीवों के अंदर दो तरह के प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म, और जर्म प्लाज्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो हमेशा इनहेरिट होगा। तो वीजमैन साहब ने डिस्प्रूव किया था लैमार्किज्म को। अब इसके बाद फिर नए कौन आते हैं, तो अब इसके बाद फिर आते कौन, डार्विन साहब। और डार्विन साहब एक ऐसे वैज्ञानिक हुए इवोल्यूशन का जो इवोल्यूशन की टर्निंग पॉइंट बने।
और इवोल्यूशन को मुख्य धारा में लाए। इसलिए आइए हम लोग थोड़ा सा डार्विनियन के बारे में बात करें। चार्ल्स डार्विन, 19th century English naturalist, proposed that the evolution occur as a result of natural selection। और इन्होंने पॉइंट बनाया कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। ओवर प्रोडक्शन, within a population more of a spring are produced in each generation that can survive because of limited space and food। कहता है कि ओवर प्रोडक्शन, हर जीवों के पास ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है, लेकिन जितने भी जीव पैदा होते हैं वो सारे के सारे सरवाइव नहीं करते। क्यों? कि स्पेस और फूड की लिमिटेशन। इसके लिए उनमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन, इंडिविजुअल compete for the available food and opportunity to mate and reproduce। अब इस कंपटीशन में जो बेहतर होते हैं वो जीत जाते हैं और उन्हें ही अधिकार है रिप्रोड्यूस होने का, क्योंकि जो हार जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन कहां से करेंगे। अब इसी कंपटीशन के वजह से आगे क्या हो, वेरिएशन। Within each generation, some individual are better fitted to survive than other because of variation in characteristic। अब ये कह रहे हैं कि जो लोग बेटर फिट किए इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में, तो उनको फिट करने के लिए उनके अंदर कुछ वैसे कैरेक्टर थे जो बाकी के उनके इंडिविजुअल में नहीं थे, इसलिए वो नहीं फिट किए और यही केवल फिट किए। याद आ रही है इकोलॉजी कि जो एडॉप्ट किया यानी फिट किया, तो जो लोग फिट किए यानी वे नहीं फिट करने वाले से डिफर थे, कुछ गुणों में डिफर थे, और जिन गुणों में वो डिफर थे वो क्या था, वेरिएशन। क्लियर? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जो फिट बैठा उसकी ही सर्वाइवल होगी, जो फिट बैठा उसका क्या होगा, सर्वाइवल होगा। तो ये पॉइंट आ गई इनकी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहला क्या था, ओवर प्रोडक्शन, दूसरा था कंपटीशन, तीसरा था वेरिएशन, अब चौथी बात आ गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दोज इंडिविजुअल बेटर फिटेड एंड सर्वाइव आर मोर लाइकली टू बी लिव लॉन्ग एनफ टू रिप्रोड्यूस। याद आएगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस याद आ रहा है कि वो जो लोग फिट किए वो रिप्रोड्यूस किए, और जिनके पास रिप्रोडक्शन की क्षमता है, ज्यादा रिप्रोड्यूस किए और बेस्ट सूटेड है इन्वायरमेंट में, उनको आप लोगों ने क्या कहा था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस। तो डार्विनियन फिटनेस देखिए आज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ट्रांसमिशन ऑफ द फेवरेबल ट्रेट, रिप्रोडक्शन ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल will inherit the favorable variation that enable their parent to survive and reproduce। कहता है कि जो ये फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, अब जब ये जो बच्चे पैदा करेंगे, इन बच्चों में वे सारे गुण होंगे जो उनके पूर्वज में है, उनके एंसिस्टर में है। तो उनके एंसिस्टर अगर उस जगह पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं, पूरा उनको अधिकार वहां पर मतलब ग्रो कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी ग्रो करेंगे। इस तरह एक नई पॉपुलेशन की निर्माण होगी। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज माने स्पेसिएशन, accumulation of the favorable variation will gradually lead to appearance a new species। यानी वो पॉपुलेशन, एक नई पॉपुलेशन आई और वो नया स्पीसीज का निर्माण किया, बेटर एडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। तो जो लोग बेटर एडॉप्ट किए वो एक नए स्पीसीज के रूप में आ गए। तो कौन कौन पॉइंट आ गया इनका, ओवर प्रोडक्शन, कंपटीशन, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ट्रांसमिशन ऑफ फेवरेबल ट्रेट एंड स्पेसिएशन। Weakness in Darwinian theory is that it does not account for genetic basis of variation। ये वेरिएशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन के बारे में। और इसी जेनेटिक बेसिस के वेरिएशन का कारण ह्यूगो डेवेरिश ने कहा कि वो म्यूटेशन है। इसलिए इनकी थ्योरी का अपोजिशन कौन किया, ह्यूगो डेवेरिश। इनकी थ्योरी जो है वो समराइज वे में 5 बातों को कहती है। यहां तो 5 कह रही है,
reproduction, competition, variation, survival of the fittest, transmission of the favorable trait and speciation. 5 और बातें, 5 थ्योरिटिकल बात करते हैं। इनकी बातों से हम लोगों ने 5 बात निकाला, निष्कर्ष, कंक्लूजन। आइए देखते हैं इनकी कंक्लूजन। Darwin's 5 major theories. The organism steadily evolve over a time. Organism steadily evolve over a time, evolution theory कहते हैं। Different kind of organism descended from a common ancestor, common descended theory कहते हैं। Species multiply over time, speciation theory कहते हैं। Evolution takes place through the gradual change of population, gradualism theory कहते हैं। The mechanism of evolution is the competition among vast number of unique individuals for the limited resource under the selective pressure which lead to difference in survival and reproduction, natural selection theory कहते हैं। तो डार्विनियन अप्रोच में ये 5 थ्योरियां हैं, इवोल्यूशन थियरी, कॉमन डिसेंट थियरी, स्पेशिएशन थियरी, ग्रेजुअलिज्म थियरी और नेचुरल सिलेक्शन थियरी। याद रखेंगे, इन 5 पर हम लोग बात करेंगे। Darwin stated that organisms were changing gradually through time and that this change were important. He used artificial selection to prove this point. He stated that farmer picked the cow that produced the most milk or the horse that run the fastest are the one used for future breeding. कहा कि नेचुरल सिलेक्शन को समझाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का टर्म को यूज किया। कहा कि देखिए, किसान अगर क्या करता है कि गाय पालता है, लेकिन उसके गाय के वे बच्चे जो काफी अच्छा मात्रा में दूध देने वाले होते हैं, उनका ही वो सिलेक्शन करता है। और इस तरह सब एक गाय थी, उस गाय ने 4 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन किसी दूसरे किसान के पास एक गाय थी जो 10 लीटर दे रही थी। उस किसान के गाय का जो बच्चा था, बछड़ा, मेल काफ, उससे इस गाय को क्रॉस कराया गया। अब इससे जो बच्चा पैदा हुआ, फीमेल काफ, उसने माना कि 8 लीटर दूध देना शुरू किया। अब फिर इस 8 लीटर वाले काऊ को फिर वैसे ही सुपीरियर मेल से हमने क्रॉस कराया। इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, उसकी दूध देने की क्वालिटी इंप्रूव करती जाएगी। और ये बात भी सही है। तो उसे इन्होंने कहा कि इसी प्रकार जीव नेचर में भी आए होंगे। ये वह आर्टिफिशियल सिलेक्शन। घोड़े में तो ब्रीडर, एनिमल ब्रीडर हैं, प्लांट ब्रीडर हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा उन्नत किस्म को बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो आपने समझा। नेचुरल सिलेक्शन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस which select the variation of organism based is suited for a particular environment. ये लाइन मैं कितना दिन से बोलते आ रहा हूं कि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो बेस्ट सुटेड है। यह एक बात छोटी सी है कि अभी नीट की परीक्षाएं हुई हैं, तो नीट में बच्चे सेलेक्ट होंगे। एनटीए क्या करेगी, बच्चों का सिलेक्शन करेगी। तो यहां एनटीए क्या हुआ, नेचर। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो पोटेंशियल वाले हैं, वो दूसरे बच्चों से वेरिएंट है क्या। तो नेचर क्या है, एनटीए। लेकिन बच्चों के तरफ से देखा जाए तो बच्चे क्या कहेंगे, मैंने कंपीट किया। तो नेचर किसी को सेलेक्ट नहीं करता है, नेचर केवल इलिमिनेट करता है। तो जिसको नेचर ने नहीं इलिमिनेट कर पाया वो नेचुरल सिलेक्शन में आ गया, क्योंकि नेचर में एडॉप्ट करना है, नेचर के अनुसार चेंज होना है, नेचर में अपनी फिटनेस दिखानी है। तो जो फिटनेस दिखा पाया वो नेचुरली सेलेक्ट हुआ, और जो फिटनेस नहीं दिखाया वो इलिमिनेट हुआ।
यानी नेचर का काम सिलेक्शन नहीं है, इलिमिनेशन है। एनटीए का काम बच्चों को सेलेक्ट नहीं करना है, बच्चों को रिपेल करना है। वो मैक्सिमम अपना नियम कानून लगा करके बच्चों को रिपेल करता है, और जो बच्चे किसी भी उसके नियम कानून से रिपेल नहीं होते हैं वो अल्टीमेटली सेलेक्ट है। तो सिलेक्शन नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जीवों पर डिपेंड करता है कि जीव के पास वैसी पोटेंशियल है जिसके द्वारा नेचर उसको इलिमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए वो नेचुरली सेलेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस which select the variation of organism best suited for the particular environment. Natural selection provide a scientific explanation for the fossil record as well as for the molecular and structural similarity observed among the diverse species of living organisms. कहता है ये evidence कि नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है scientific explanation for fossil record as well as molecular and structural similarity. यह बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ। तो डार्विन की थियरी की मुख्य बात थी नेचुरल सिलेक्शन। अब आइए ह्यूगो डिवेरी साहब, जिन्होंने डार्विन को डिस्प्रूव किया। डिस्कवर्ड म्यूटेशन एंड प्रपोज दैट इट वाज द म्यूटेशन दैट वेयर द सोर्स ऑफ न्यू ट्रेट दैट परमिट इवोल्यूशन ऑकर। यानी वेरिएशन के लिए उन्होंने कहा कि वेरिएशन क्यों होता है, तो उसके लिए म्यूटेशन जिम्मेवार है, और वेरिएशन पर डार्विन साहब ने कुछ नहीं बोला। अब म्यूटेशन जिम्मेवार है, और ह्यूगो डिवेरिस फॉलोअर थे किसके, मेंडल के, इसलिए अब डार्विनियन को फिर से सुधारा गया। ह्यूगो डिवेरिस के विचारों को, मेंडल के विचारों को समाहित किया गया डार्विनियन में, और इस प्रकार अब न्यू थ्योरी जो आई वो क्या आ गई, नियो डार्विनियन। दिस वाज द वन एरिया इन द डार्विनियन थियरी दैट वाज बिग, क्योंकि ये डार्विनियन की ड्रॉबैक था। तो डार्विनियन के ड्रॉबैक या डार्विनियन को चैलेंज करने वाले वैज्ञानिक ह्यूगो डिवेरिस, जिनकी थ्योरी क्या थी, म्यूटेशन थ्योरी। दिस वाज द वन एरिया इन द डार्विनियन थ्योरी दैट वाज वीक। डार्विन थ्योरी डिड नॉट अकाउंट फॉर द जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन। उन्होंने वेरिएशन में जेनेटिक बेसिस को नहीं लिया, और ह्यूगो डिवेरिस ने कहा कि नहीं, वेरिएशन जेनेटिक लेवल पर होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा म्यूटेशन। वैसे वेरिएशन केवल म्यूटेशन से नहीं, और भी सारे सोर्स है जो आगे हम लोग जानेंगे। अब आती है मॉडर्न थियरी, कि मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन या नियो डार्विनियन। तो द मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन कंबाइन द फॉलोइंग आइडियाज। डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन प्लस मेंडल के अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स प्लस वीजमैन की थ्योरी, थियरी ऑफ जर्म प्लांट या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, इसको मिला के हम लोग नियो डार्विनिज्म, जिसे मॉडर्न थियरी। लेकिन अब इस नियो डार्विनिज्म के बाद भी सिंथेटिक थियरी, नियो डार्विनियन सिंथेसिस, दिस इज ए रिफाइनमेंट ऑफ डार्विनियन थ्योरी यूजिंग द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स gained from Mendel and his follower. Darwin had only a crude and incorrect understanding of the mechanism of heredity. In the neo-Darwinian model, the frequency of allele in the population are examined. इसको हम लोग कहते हैं हार्डी-वीनबर्ग लॉ। Many genes have multiple allele and their frequency are influenced by several factors, especially including natural selection. The most important evolutionary event is speciation. तो नियो डार्विनियन में तीन बातें आ गई, एक एलील की फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल एलील की चर्चा, यानी डार्विनियन के साथ जेनेटिक्स का समावेश किया गया, तो वो हो गया नियो डार्विनियन या सिंथेटिक थियरी। यही कारण है कि आपके यहां जेनेटिक्स के साथ इवोल्यूशन को जोड़ा गया है। आपको इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, इसके बाद तुरंत जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा,
और तब मैं इवोल्यूशन से जेनेटिक्स को कोरिलेट करूंगा। क्लियर? अब इन सारी बातों को जानने के बाद वास्तव में सबसे मुख्य चीज क्या आपको दिखाई पड़ा? नेचुरल सिलेक्शन। The natural selection is a process where the inheritable trait that make it more likely for an organism to survive long enough to reproduce become more common over successive generation of a population. It is the key mechanism of evolution. तो आज से याद रखना है कि इवोल्यूशन के मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। The Galapagos finch provide an excellent example of this process. डार्विन साहब समुद्री यात्रा किए थे, HMS बीगल नामक जहाज से समुद्री यात्रा किए थे, और वो यात्रा किए थे कहाँ? गैलापागोस आइलैंड पर गए थे, और वहां जो उनको चिड़िया मिली थी उन्हें उन्होंने नाम दिया था गैलापागोस फिंच। तो कहते हैं कि द गैलापागो फिंच प्रोवाइड एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस। Among the birds that ended up in the arid environment, the one with the beak better suited for the eating cactus got more food. As a result, they were in the better condition to the mate. Similarly, those with the beak shape that were better suited in getting nectar from the flower or eating hard seed in the environment were at an advantage here. There, in a very real sense, the natural selection is the best adopted variety to survive and reproduce. This process has come to be known as the natural selection. यह बात गैलापागोस आइलैंड वाली आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डार्विनियन फिंच के बारे में जान चुके हैं। एडॉप्टेशन के तहत जब हमने आपको इकोलॉजी की बात कह रहा था, वहां भी आपने इस बात को जाना है, इसलिए हमें बहुत विशेष चर्चा नहीं। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, इस बात पर थोड़ा सा विचार कर ले। इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म ए थियरी। द कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो आपने सुना है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पेशल क्रिएशन थियरी जो बाइबल पर आधारित है, वेद पर आधारित है। दिस थियरी हैज 3 कंडोनेशन। पहला, that all living organism, species or type that we see today were created as such। कि हम लोग जिसे देख रहे हैं वे सारे के सारे भगवान के द्वारा इसी तरह से पैदा किए गए और उनमें आज तक कोई चेंज नहीं है और उनके बच्चे उसी तरह बढ़ते चले आ रहे हैं। सेकेंड, that the diversity was always the same since creation will be at the same in future also। कहा कि पृथ्वी के क्रिएशन जब हुई, भगवान ने जीवों को जब बनाया तो उसमें भी सारे जीवे ऐसे ही थे, सारी चीजों को उन्होंने बनाया एक एक पीस, और आज भी उन्हीं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पॉपुलेशन है और आगे भी इसी तरह से ये रहेंगे, इनके अंदर कोई चीज नहीं। तीसरा, दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष। ये भी देखिए आप क्या कहते हैं और यहां क्या है। ऑल दिस आइडियाज वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th century बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी वॉयज इन द सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल around the world। Charles Darwin conclude that existing living forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million of years। कि सारी माइथ को तोड़ा सबसे पहले किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने एक समुद्री यात्रा सी वॉयस किया, किस के द्वारा? HMS बीगल के द्वारा। और चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड किया कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज to vary degree not only among themselves, not अपने बीच, but also with the life form that existed million year of ago। कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो जीव इस पृथ्वी पर थे उनसे भी ये आज के जीव कैरेक्टर शेयर करते हैं। क्लियर? Many such life form do not exist anymore। उसमें से बहुत सारे लाइफ जो है सो एग्जिस्ट नहीं करते।
आज उनके फॉसिल मिलते हैं और उनके फॉसिल को देख करके हम ये पता करते हैं कि शायद ये हमारे पूर्वज रहे होंगे। There had been extinction of different life form in the year gone by, just as a new form of the life arose at different period of the history of the earth. यानी इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन पृथ्वी पर दोनों लगी हुई प्रक्रिया है कि बहुत सारे हॉटस्पॉट याद आ रहा है कि बहुत सारे जीवों का, नए जीवों का इवोल्यूशन हो रहा है और बहुत सारे जीव एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। There has been gradual evolution of the life form, theory of gradualism। अभी आप देख करके आए कि there has been gradual evolution of life form, कि धीरे धीरे पृथ्वी पर लाइफ आया। Any population has built in variation in characteristic, those characteristics which enable some to survive better in the natural condition, climate, food, physical factor, etc., would outbreed other that are less inured to survive under such natural condition. Another word used is fitness of the individual. सैकड़ों बार इस बात को कहे होंगे कि another word used in fitness of individual or population. The fitness according to Darwin refer ultimately and only to reproductive fitness. कि fitness क्या है? Reproductive fitness. कि fitness fit उन्हीं को माना जाएगा कि जो उस environment में अपने fit हो और अपने ओवर प्रोडक्शन करे, जीवों को पैदा करे, reproduce करे, reproductive fitness. Hence, those who are better fit in environment live more and more progeny than other. This therefore will survive more and hence are selected by nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. डार्विन साहब की बातें कहां पर आके सिमट गई? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। पूरी इकोलॉजी की बातें किस पर थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यही कारण है कि इकोलॉजी पढ़ाने के बाद हमने इवोल्यूशन शुरू किया। ये दोनों बातें आपको सामंजस्य करेगा। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इनके समकालीन थे, उनका अपना भी वॉयस था, सी वॉयस था और उनका अपना भी फाइंडिंग था। तो आइए अल्फ्रेड वेलेस साहब के बारे में थोड़ा बात करें। अल्फ्रेड वेलेस नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मलाया आर्चिपेलागो। वो कहां काम कर रहे थे? गालापागोस आइसलैंड में। और ये कहां काम कर रहे थे? मलाया आर्चिपेलागो। had also come to similar conclusion around the same time. दोनों वैज्ञानिकों का कंक्लूजन एक ही तरह का था और लगभग दोनों की पीरियड एक ही थी। In due course of time, apparently new type of organism are recognizable. All the existing life forms share similarity and share common ancestor. अल्फ्रेड वेलेस साहब का कहना है, however, these ancestors were present at different period in the history of Earth. Geological time scale, epoch, period and era आप जान रहे क्या है? कहना है क्या अल्फ्रेड वेलेस का कि जो आज जीव हैं इनके एंसेस्टर भी थे और उस एंसेस्टर से इनमें सिमिलरिटी है। यह अलग बात है कि उनके एंसेस्टर आज से बहुत दिन पहले फलाने पीरियड में, फलाने ईरा में, फलाने इपॉच में पाए जाते थे। The geological history of Earth closely correlate with the biological history of Earth. आप भी जानते हैं। A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years, as was thought earlier, but billion of years old. ये लोगों का जो सोचना है कि 4000 वर्ष पहले पृथ्वी आई, नहीं भाई, बिलियन ईयर से 460 बिलियन। तो ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस साहब का कहना था। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि आपकी एनसीईआरटी इवोल्यूशन की थियरी के बारे में क्या क्या बात करती है
वो मुख्य रूप से फोकस किस पर कर रही है? डार्विन साहब और अल्फ्रेड रसेल वेल्स पर। लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, शुरू से लेकर के अभी तक की थ्योरियां के बाइबल्स या हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लेमार्क की थियरी क्या है, डार्विनियन क्या है, न्यू डार्विनियन क्या है, म्यूटेशन की थियरी क्या है, वीजमैन साहब क्या कहे। तो इन सारी चीजों के लिए हमने एक ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट को एक बार सरसरी निगाह से देखें। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जेबी लेमार्क, इसे लेमार्किज्म कहते हैं। ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म बाय ए.आर. वेलेस, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन एंड ए.आर. वेलेस। इन दोनों बातों को यूनाइट करके हम डार्विनियन कहते हैं। जीजे मेंडल थियरी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जर्म प्लांट थियरी ऑफ वीजमैन, नियोलेमार्किज्म बाय ए.एस. पास्कल एंड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द ह्यूगो डिवेरिस। ये चार थ्योरियों को मिलाकर नियो डार्विनिज्म कहते हैं, जो डार्विनियन को अपोज करती है। बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ डार्विनियन बाय के पियर्सन, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डवेनॉस्की, जेनेटिक्स, आइसोलेशन एंड required character, C.H. Winston, and the natality theory of the molecular biologist and somatic selection hypothesis by Steve। ये 5 वैज्ञानिकों को लेकर के हम लोग जो कंसेप्ट लेते हैं उसको सिंथेटिक थियरी कहते हैं। तो माय डियर पीपल, दिमाग में रखना है, लेमार्किज्म को सुधारा गया तो नियो लेमार्किज्म, डार्विनियन को सुधारा गया नियो डार्विनियम, और सबसे रिसेंट जब जेनेटिक्स की बात की गई तो सिंथेटिक थियरी। तो चलिए, हम लोगों ने ये आज जाना कि लेमार्किज्म क्या है, डार्विनियन क्या है, नियो डार्विनियन क्या है और सिंथेटिक थियरी क्या है, कि इवोल्यूशन की थियरी क्या है। अब हम लोग फिर अगले दिन जानेंगे इवोल्यूशन का एविडेंस। ये थ्योरियां जो बात कह रही है, इसको अब हम एविडेंस के द्वारा साबित करेंगे कि नहीं, ये थ्योरी सही है। अगर कोई भी थ्योरी दिया जाएगा, आप हमारी बातें क्यों मान लेंगे? आपको क्या चाहिए? प्रमाण। तो इस प्रमाण को हम लोग क्या कहते हैं? एविडेंस। इसलिए हमने पहले थ्योरी बताया और इसके बाद एविडेंस। ये थ्योरी आपने जाना, आपके दिमाग में एक छोटी सी परिचर्चा हमने कहा कि लेमार्किज्म क्या है, डार्विनियन क्या है, नियो डार्विनियन क्या है, सिंथेटिक थियरी क्या है। तो आप कम से कम इतनी बात जाने। अब इन बातों को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। किसके द्वारा प्रूफ करेंगे? तो एविडेंस। अब एविडेंस बहुत सारे तरह के होंगे, उसमें फॉसिल रिकॉर्ड होंगे, बायोजियोग्राफिकल रिल्म होंगे, पैलियोंटोलॉजिकल भी बातें होगी, सिमिलरिटी होगी, एनाटॉमी होगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होगी, होमोलॉजी होगी, एनालोगस ऑर्गन की बात होगी, बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हम लोग एविडेंस को देखेंगे। एविडेंस काफी इंपॉर्टेंट है।